हे दोस्तों, स्वागत है आपका द एकेडमी में पॉलिटी की सीरीज़ में। ये मेरा 6th लेक्चर है। इससे पहले के सारे वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होता है और ये कंपनी 31 दिसंबर 1600 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था। इस कंपनी को जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट ने बनाया था, जिसमें जॉन वॉट का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन भारत से ट्रेड करने के लिए इनको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। तो ये सर्टिफिकेट अनुमति कौन देता वहाँ ब्रिटेन में? वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम देती और एलिजाबेथ ने इनको 15 ईयर के लिए चार्टर दिया। और 15 ईयर के लिए चार्टर का मतलब था कि आने वाले 15 वर्षों में 1600 से लेकर 1615 तक भारत के साथ ब्रिटेन की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी व्यापार करेगी और वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद अब समझना ये है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ ट्रेड किया। तो भारत के साथ ट्रेड करने से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले 2 बड़े युद्ध लड़े और ये 2 युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो पाई। तो सबसे पहले बात आती है 1757 की। भारत में एक युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ पलासी, जो ये एक जगह है वेस्ट बंगाल में। और ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला ये युद्ध लड़ रहे थे। तो इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने ये युद्ध जीत लिया और सिराज उद्दौला की इसमें हार हुई। इसकी कहानी अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये युद्ध हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया और ये केवल नाम मात्र का नवाब था। और ये युद्ध के बाद लगा कि भारत पर अब ब्रिटिश का शासन होगा, लेकिन अभी एक निर्णायक युद्ध बाकी था। तो 22 अक्टूबर 1764 में इस समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर एक बिहार की एक जगह है और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने ये युद्ध लड़ा और यहाँ पर जॉइंट आर्मी के द्वारा ये बैटल लड़ी गई। और इस जॉइंट आर्मी में मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, अवध की तरफ से शुजा-उद-दौला और बंगाल में मीर कासिम, ये 3 लोग एक साथ थे। और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जीत गई और अब ये समझ में आया कि भारत का भविष्य जो है यूरोप के हाथ में है। और इसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। अब यहाँ पर अपन पहले द्वैध शासन का मतलब समझेंगे, डेआरकी का मतलब। तो 2 अधिकार को बांटना, एक तरफ था दीवानी राइट्स और एक तरफ था निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स में वो अधिकार आते थे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे और निजामत राइट्स में वो अधिकार आते थे जो शासन संबंधी अधिकार हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये वो समय था कि मुगल बादशाह को कहा गया कि आपको पेंशन दी जाएगी। तो एक फैक्ट निकल कर आता है कि भारत का पहला मुगल बादशाह जिसको पेंशन दी गई तो उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। तो अंग्रेजों ने यहाँ कहा कि दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेंगे और निजामत राइट्स जो है नवाब के पास रहेंगे। अब नवाब तो सरकार चलाता था और पैसा पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। और 1765 के बाद यहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर खूब लूटा और यहाँ पर एक टाइम बाद भूखमरी आ गई। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज़ों के पास 4 चीज़ें आ चुकी थी। अब अंग्रेज़ों के पास भूभाग एरिया था, जनसंख्या थी, जैसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यहाँ का पूरा रीजन था। अंग्रेज़ों के पास संप्रभुता भी थी क्योंकि सारे डिसीजन वो खुद ही लेते थे और सरकार भी थी क्योंकि नवाब जो था मीर जाफर, वो बस नाम मात्र का शासक था। तो दोस्तों, अंग्रेजों को यहाँ पर एक राज्य मिल गया। अब राज्य को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स और व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है और व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। फिर राज्य की व्यवस्था हेतु कानून का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये नियम बनाएगा कौन? तो ये नियम बनाए जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो नियम बनाए, इनको नाम दे दिया जाता था चार्टर एक्ट। और यहीं से आगे चलकर अपन सारे एक्ट पढ़ेंगे और यहीं से प्रारंभ हो जाएगी भारत की संवैधानिक यात्रा।
तो दोस्तों अपन ने आज देखा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।